तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जेपीएससी मेंस पेपर 5 के इकोनॉमिक्स सेक्शन का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं और इस सेशन में हम लोग आज टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को समझेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एरियाज को भी आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ट्रेंड की बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर लिमिटेड सोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। अगर आप सीरियसली जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते तो हैं लेकिन सिलेबस का सही डिमांड नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट है वो मेहनत ज़्यादा और आउटपुट कम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस एनालिसिस के साथ साथ यह भी समझेंगे कि आखिर एग्जामिनर हम लोग से पूछना क्या चाहता है। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 5 पूरा सिलेबस समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये जो पेपर 5 इकोनॉमिक्स का है ये टोटल 200 मार्क्स कैरी करता है और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें टोटल 4 ग्रुप देखने को मिलते हैं। अगर उन ग्रुप की अगर बात करें तो पहला ग्रुप है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें टोटल 12 जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अलावा ग्रुप बी की बात करें तो वो है आपका टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसमें भी टोटल 8 से 9 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप सी की ओर चले तो वो है आपका आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। और अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी 5 से 6 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी की बात करें तो वो है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था, लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियाँ और रणनीति यानी कि इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फीचर्स, इशू, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी। अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी टोटल 5 जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं। इस प्रकार से जेपीएससी मेंस पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो टोटल 4 ग्रुप में बटा हुआ है और चारों ग्रुप को अगर ओवरऑल मिला दिया जाए तो ये 32 टॉपिक यहाँ पे निकल के आते हैं। 32 टॉपिक को भी और भी कई सारे सब टॉपिक में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो ये जो पेपर 5 है इसमें अगर जेपीएससी मेंस का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें देखिएगा आप उसका जो सिलेबस में दिया हुआ है कि यहाँ पे पैटर्न एक फॉलो करता है जिसमें आपका 20 ठो जो है वो एमसीक्यू पूछा जाता है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स कैरी करते हैं यानी कि 40 नंबर का तो आपका जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा चारों ग्रुप से आपका 2-2 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से एक क्वेश्चन आपको छाट कर जो है वो लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन यानी कि हर एक ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो उधर से आपका 40 नंबर 20 क्वेश्चन में 2-2 नंबर का रहेगा सारा ऑब्जेक्टिव और इधर आपका 4 ग्रुप से 4 आंसर लिखना है। क्वेश्चन तो रहेगा 8, दोनों मतलब कि सभी ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन, लेकिन आपको हर एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में 4 आंसर आपको फुल लेंथ आंसर लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव के रूप में, जो कि सभी 40-40 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से देखिएगा तो 160 नंबर का सब्जेक्टिव है और आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जो सिलेबस है आखिर सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या है सिलेबस शो। ठीक है ना, सबसे पहले एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 4 ग्रुप दिया हुआ है। तो ग्रुप ए जो है यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण कहते हैं, ये आपका ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी है। ठीक है ना, और ये जो ग्रोथ इकोनॉमी है ये आपका पूरा सिद्धांतिक पार्ट है यानी कि इसमें जो है वही बताना है, खुद से ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से मात्रात्मक है यानी कि ये क्वांटिटेटिव है और साथ ही साथ ये आपका आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है ग्रुप ए में आपका नेशनल इनकम पढ़ना है, इसमें आपका इन्फ्लेशन पढ़ना है, इसमें आपका फिस्कल पॉलिसी पढ़ना है, बजट पढ़ना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। तो इसका जो भी डाटा होगा, इसका जो भी फैक्ट होगा, इसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे यही सबको इसमें जो भी डाटा होगा ये ओवरऑल इसी को हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं।
ये पूरी तरीके से आपका क्या है, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना, और ये आपका आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप बी अभी आपको बताया गया था कि टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक मुद्दे यानी कि इकोनॉमिक इशू, और भारतीय विकास की रणनीति यानी कि इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ये जो ग्रुप बी जो है ये आपका विकास अर्थशास्त्र है यानी कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। वो आपका ग्रोथ से जुड़ा हुआ था ग्रुप ए, और ग्रुप बी जो है वो आपका डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, विकास अर्थशास्त्र है। ग्रोथ जो शब्द है, तो ग्रोथ का ही सामाजिक आर्थिक पक्ष ही विकास है, यानी कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं, तो आपका जो सामाजिक पक्ष है, जो आपका आर्थिक पक्ष है, वही आपका ओवरऑल विकास कहलाता है। ग्रुप बी के बारे में बोला जाता है कि आर्थिक समृद्धि का प्रभाव ही ये क्या है क्या नहीं है वो दिखता है। ग्रुप बी के बारे में ये पॉइंट बोला भी जाता है कि ये ग्रुप बी जो है वो आपका आर्थिक समृद्धि जो है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसी का ये इफेक्ट है, यानी कि उसी का ये प्रभाव है। तो ये कैसा प्रभाव, तो यानी कि ये सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, यही सब प्रभाव है। इसमें आप राजनीतिक प्रभाव को जोड़ नहीं सकते हो, इसमें आप धार्मिक प्रभाव को जोड़ नहीं सकते हो, केवल आप सामाजिक प्रभाव और आप आर्थिक प्रभाव को ही जोड़ सकते हो। प्रभाव यानी कि समस्या का निवारण कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर इसमें हम लोग टॉपिक की बात की करें तो इसमें आपका यहाँ पे पढ़ना है गरीबी, यहाँ पे पढ़ना है बेरोजगारी, यहाँ पे पढ़ना है खाद्य और पोषण सुरक्षा। ये सभी क्या है, ये सभी आपका सामाजिक और आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ ना, इसी में सुधार करना है ना। इसके अलावा ग्रुप सी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप सी जो है, ग्रुप सी अगर टॉपिक दिया हुआ है तो टॉपिक दिया हुआ आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वो आपका प्रभाव, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म। आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसका प्रकृति यानी कि इसका नेचर कैसा है, और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप सी जो है ये आपका भारत में आर्थिक सुधार जो हुआ था 1991 में, उसी से संबंधित है। और बोला जा रहा है कि जो आर्थिक सुधार हुआ 1991 में, तो उसका आखिर प्रभाव क्या पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे दो डायमेंशन में पढ़ेंगे। एक डायमेंशन तो आपका हो जाएगा सुधार, आखिर सुधार क्या हुआ, और एक डायमेंशन पढ़ेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अभी केवल ओवरऑल आपको ग्रुप ए बी सी डी क्या क्या है वो आपको बताया जा रहा है, बाकी बात फिर इसका एक एक करके हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी आपको बताया गया था कि ये जो है वो आपका झारखंड का इकोनॉमी है, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था में क्या लक्ष्य है, क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या रणनीतियां हैं, इन सभी के बारे में बात किया जाता है। तो इसमें भी देखिएगा आप टॉपिक नंबर 29, 30, 31, 32 और 33, यानी कि इसमें टोटल 5 टॉपिक दिए हुए हैं, जिनमें से अगर देखिएगा टॉपिक 1 तो वो है आपका आर्थिक वृद्धि और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना, जो कि पूरी तरीके से आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित है। किसका, तो झारखंड का। ग्रुप बी की बात कीजिएगा, टॉपिक नंबर 2 की बात कीजिएगा, जो है झारखंड की जनांकीय लक्षण। तो ये जनांकीय लक्षण ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे। टॉपिक 3 आपका गरीबी की स्थिति है, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी जो है वो आपका सामाजिक प्रभाव से संबंधित है, यानी कि सोशल इम्पैक्ट क्या है उससे संबंधित है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होगा, झारखंड के स्कीम, झारखंड के पॉलिसी, झारखंड के प्रोग्राम, इसके अलावा JAPCC रिपोर्ट यानी कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इन सभी रिपोर्ट को भी क्लाइमेट के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर देखा जाए ग्रुप डी जो झारखंड इकोनॉमी है वो आपका ग्रुप ए यानी कि ग्रोथ इकोनॉमी, ग्रुप बी यानी कि आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी, और ग्रुप सी यानी कि आपका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इन सभी का मिक्सअप है ग्रुप डी। तो ग्रुप ए में जो पढ़िएगा, ग्रुप बी में जो पढ़िएगा, ग्रुप सी में जो पढ़िएगा, उन सभी का मिक्सअप आपका ग्रुप डी यानी कि झारखंड इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। ग्रुप ए क्या है, ग्रुप बी क्या है, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो हमेशा बताएं ग्रुप ए जो है वो आपका ग्रोथ इकोनॉमी है, यानी कि ये सैद्धांतिक है, ये आपका मात्रात्मक है यानी कि क्वांटिटेटिव है। ग्रुप बी जो है वो आपका विकास इकोनॉमी है, यानी कि डेवलपमेंट इकोनॉमी है, और ये आपका सामाजिक और आर्थिक पक्ष से ही जुड़ा होगा। अब विकास किसका होगा, सामाजिक पक्ष का और आर्थिक पक्ष का ही ना विकास होगा, ठीक है ना। और ग्रुप बी जो है वो आपका क्या है, तो ये जो है वो आपका गुणात्मक है, यानी कि क्वालिटेटिव है। ग्रुप ए तो आपका मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव, वो मात्रा वहाँ पे डाटा वहाँ पे फैक्ट काम करेगा। लेकिन ग्रुप बी जो है वो आपका क्वालिटेटिव है, यानी कि वो आपका गुणात्मक है।
ग्रुप सी जो है वो आपका आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे, वो हम लोगों को पढ़ना है। और ग्रुप डी जो है वो सबका मिक्सअप है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जो ग्रुप ए जो है वो आपका ग्रोथ इकोनॉमी है यानी कि समृद्धि अर्थशास्त्र है, ये उसी से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो जिसका नेचर यानी कि जिसका जो प्रकृति कैसा है, मात्रात्मक है यानी कि क्वांटिटेटिव है। देन इसके लिए आपको डाटा यानी कि आंकड़ा, फैक्ट यानी कि तथ्य, और सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट को भी इसमें ऐड करना होगा। किसमें? तो ग्रुप ए के सिलेबस में, ग्रुप ए के टॉपिक में। ग्रुप ए में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी कि समष्टि आर्थिक संकेतक। अब समष्टि आर्थिक संकेतक कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ग्रुप ए में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं, जो आपका क्या है, यही आपका आधारभूत विशेषता है। जैसे अभी आपको ग्रुप ए में बताया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत विशेषता या फिर आधारभूत लक्षण, तो ये क्या है, ये आपका समष्टि आर्थिक संकेतक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, यही सब आपका। अब हम लोग इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो संकेतक की, तो संकेतक क्या क्या है। तो पहला संकेतक हो जाएगा आपका आर्थिक समृद्धि, जिसको हम लोग वृद्धि दर भी कहते हैं। आर्थिक समृद्धि क्या है? तो आर्थिक समृद्धि जो है वही आपका राष्ट्रीय आय है यानी कि नेशनल इनकम है। तो हम लोगों को इसमें नेशनल इनकम पढ़ना है, और साथ ही साथ नेशनल इनकम के जो भी घटक है यानी कि जो भी एग्रीगेट्स है उसको पढ़ना है। यानी कि नेशनल इनकम को हम लोग कैसे मापते हैं, उनके क्या क्या मापने के घटक्स है, क्या क्या एग्रीगेट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका 4 तरह से जीडीपी को काउंट किया जाता है। ये जीडीपी को काउंट करने के एग्रीगेट्स है, घटक है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की जो गणना की जो विधि है, 3 तरह की विधि होती है, उत्पादन विधि, व्यय विधि, और आपका आय विधि यानी कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ये तीनों मेथड से हम लोग जो है वो नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, तो वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो भी आपका डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो भी आपका विकासित देश है, वहाँ पे जीडीपी में हम लोग जो है वो काउंट करते हैं आर्थिक समृद्धि को। लेकिन जो भी आपका डेवलप कंट्री यानी कि विकसित देश है, वहाँ पे हम लोग आर्थिक समृद्धि को जीएनपी में जो है वो काउंटिंग करते हैं या फिर काउंट करते हैं, ये आपको पता ही है। तो इंडिकेटर्स क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, समष्टि आर्थिक संकेतक क्या है। तो पहला है आर्थिक समृद्धि है, जिसको हम लोग वृद्धि दर कहते हैं। वो क्या है, आपका नेशनल इनकम है यानी कि राष्ट्रीय आय है। तो टॉपिक में दिया भी है कि राष्ट्रीय आय की मौलिक संकल्पनाएं और इसकी गणना की विधि। तो राष्ट्रीय आय की मौलिक संकल्पनाएं क्या क्या है वो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ इसकी गणना की विधि। गणना की विधि 3 तरह की है, कौन कौन है, उत्पादन मेथड, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। ये तीनों विधि को हम लोगों को पढ़ना है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को जीडीपी क्या है वो जानना है, जीएनपी क्या है वो जानना है, एनडीपी क्या है वो जानना है, जीएसडीपी क्या है वो जानना है, एनएसडीपी क्या है वो जानना है, फिर आपका एनडीपी क्या है वो जानना है। साथ ही साथ इसको नियत और चालू मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे इसको मापेंगे, साथ ही साथ इसको करेंट प्राइस पे इसको मापेंगे। इसके अलावा इसको लागत मूल्य, इसके ऊपर भी लागत मूल्य यानी कि फैक्टर कॉस्ट, इसके ऊपर भी इसको काउंट करना है। तो ये नेशनल इनकम क्या होता है और इसके काउंट करने के इसके एग्रीगेट्स क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, ये सभी को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ नेशनल इनकम को काउंट करने के तरीके कितने हैं वो हम लोगों को यहाँ पे जानना होगा, और यही सबको पढ़ना होगा। फिर आपका कांस्टेंट प्राइस, फिर आपका करेंट प्राइस, फिर आपका फैक्टर कॉस्ट, आपका बेसिक कॉस्ट, ये सभी क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सभी को यहाँ पे जानना होगा नेशनल इनकम वाले टॉपिक में। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपका सेकंड नंबर का इंडिकेटर्स क्या है, तो वह है आपका मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसका संकल्पना पढ़ना है, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाता है यानी कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। इसके अलावा मौद्रिक, वित्तीय और प्रत्यक्ष उपाय यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के मौद्रिक उपाय क्या है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के वित्तीय उपाय क्या है, इसके अलावा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपाय क्या क्या है वो सभी जानना पड़ेगा। मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सभी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मुद्रास्फीति को काउंट करने के तरीके क्या क्या है, जैसे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सभी को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सभी के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन जानना होगा।
ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो टॉपिक 1 नेशनल इनकम, टॉपिक नंबर 2 आपका इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति हो गया। और यही सब क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, यानी कि समष्टि आर्थिक संकेतक है। यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में थर्ड नंबर में आ जाएगा आपका जनसंख्या। और जनसंख्या ही जो है वो आपका टॉपिक नंबर 3 है। जनसंख्या है, इसी को हम लोग जनांकीय लक्षण भी बोलते हैं। जनांकीय लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है, जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको कार्यबल संरचना पढ़ना है, यानी कि वर्क फोर्स जो है वो आपका स्ट्रक्चर पढ़ना है, वर्क फोर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जनांकीय लाभांश क्या होता है, यानी कि जनांकीय लाभांश की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा 2011 का जो जनगणना हुआ था, 2011 का सेंसस हुआ था, उसी के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है जितना भी जनांकीय के लाभांश पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आया है उसको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक नंबर 3 क्या हो जाएगा, जनांकीय के लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स। डेमोग्राफिक फीचर्स इसमें क्या क्या पढ़ना है, कार्यबल संरचना यानी कि वर्क फोर्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, जनांकीय के लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ना है, किसके संदर्भ में, तो 2011 के संदर्भ में। इसके अलावा हम लोगों को लेबर फोर्स के बारे में पढ़ना है। लेबर फोर्स क्या होता है, जो काम का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, किसका, तो वस्तु का और सेवा का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यही सब आपका लेबर फोर्स में आ जाएंगे। वर्क फोर्स कार्यबल, लेबर फोर्स जो काम का डिमांड कर रहे हैं, ये पढ़ना है। इसके अलावा इसमें हम लोगों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब कब आया है वो सभी के बारे में डिटेल से जानना होगा। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी कि समष्टि आर्थिक जो मतलब कि संकेतक है, इसमें हम लोग चौथा नंबर संकेतक क्या पढ़ते हैं, वो है आपका कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर रिप्रोडक्शन। तो ये हो जाएगा। तो इसी से आपका एक नया टॉपिक बन गया है जो है आपका कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, कृषि तो पढ़ना ही पड़ेगा यानी कि एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि रूरल इकोनॉमी को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे इससे संबंधित जो भी चुनौतियाँ आई है उसको भी जानना पड़ेगा। अब बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का महत्व क्या है, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्राइमरी सेक्टर में आधा ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, वही आपका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर भी रहा है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारत में जो है कृषि का उत्पादन कैसा हो रहा है और इसमें वृद्धि कैसे किया जा सकता है उत्पादकता में, इन सभी को पढ़ना है। इसके अलावा भारत में जो कृषि में निम्न उत्पादक जो हो रहा है यानी कि लो प्रोडक्शन जो हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, और साथ ही साथ कृषि उत्पादन में सुधार हेतु सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या है। तो सरकार के द्वारा इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ कदम भी उठाए गए हैं, इनको भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जैसे कि आपका हरित क्रांति है, सदाबहार क्रांति है, इंद्रधनुषी क्रांति है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो WTO है और कृषि और WTO दोनों को मिलाकर भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि WTO और कृषि कैसे आपस में संबंधित है, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि और निर्गम और आगमों का विपणन और मूल्य यानी कि MSP के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल अगर बताया जाए तो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी में यानी कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यहाँ सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर ग्रोथ पढ़ना है इन इंडिया, साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन कम क्यों है वो पढ़ना है, यानी कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम क्यों हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी मतलब कि इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रीन रिवोल्यूशन हो जा रहा है, जैसे कि आपका एवर ग्रीन रिवोल्यूशन हो जा रहा है, रेनबो इवोल्यूशन हो जा रहा है, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि गैट को रिप्लेस करके आता है, उसको पढ़ना है, और उसके WTO और एग्रीकल्चर के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केटिंग कैसे होता है ये सभी बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपका MSP के बारे में पढ़ना पड़ेगा यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, ठीक है। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो संकेतक है वो आपका चौथा संकेतक इंडिकेटर्स कंप्लीट हो गया। अब आइए पाँचवा
पांचवा संकेतक क्या हो सकता है? पांचवा संकेतक हो जाएगा आपका औद्योगिक उत्पादन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिप्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, और यही आपका जो है टॉपिक नंबर 5 भी है, यानी कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला एक ही पॉइंट इसमें जानना है कि नीतिगत कदम और मूल्य। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में नीतिगत कदम और मूल्य को ही पढ़ना है, यानी कि औद्योगिक उत्पादन में क्या क्या इससे संबंधित चुनौतियां हैं, यहाँ पे उत्पादन कम क्यों हो रहा है वो पढ़ना है। नीतिगत कदम यानी कि इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्कीम चलाए जा रहे हैं उन सभी को पढ़ना है। स्कीम जैसे कि मेक इन इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है। इसके अलावा PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव क्या है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये सभी को पढ़ना पड़ेगा। और ओवरऑल इसको करंट से जोड़ना है ऐसे टॉपिक को, ठीक है ना, करंट से इसको जोड़ते रहना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी एक बेहतर उपाय मतलब बेहतर आंसर इससे तैयार हो पाएगा। समझ में आया? तो औद्योगिक उत्पादन यानी कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें इससे संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं वो आपको जानना पड़ेगा, और इसमें उत्पादन कम क्यों हो रहा है वो आपको जानना पड़ेगा, और इससे संबंधित गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम क्या चलाए जा रहे हैं, जैसे कि स्टैंड अप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी रखना होगा। तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 5, ठीक है ना। अब आइए छठे नंबर की ओर। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की ओर चलते हैं, जो कि छठा इंडिकेटर्स है वो आ जाएगा आपका इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो किसका करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो हम लोग वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं। वर्ल्ड्स मतलब वो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार करते हैं ना, दो ही चीज़ का हम लोग व्यापार करते हैं। तो इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? देखिए, वस्तुओं का अगर आप व्यापार कर रहे हो तो इसको हम लोग बोल देंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि BOT, ठीक है ना। क्या बोल देंगे? BOP, no सॉरी BOT। वस्तुओं का व्यापार बैलेंस ऑफ ट्रेड के बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आ जाइए, एक इसी में हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा व्यापार संतुलन, यानी कि व्यापार संतुलन को बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ दो चीज़ है, एक है आपका BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक है आपका BOT यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं तो आप BOT में जाइएगा, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जाइएगा। और व्यापार संतुलन, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, ठीक ना। सेवाओं का व्यापार ज़्यादातर कैसे होता है? तो कोई यहाँ का साइंटिस्ट चला गया दूसरे देश में काम कर रहा है, तो वो ये सेवाओं का जो है वो आदान प्रदान हो रहा है। टीचर लोग चले गए हैं तो वो सब आपका क्या हो रहा है? सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक ना। अच्छा देखिए, अगर आप ग्रुप ए में अगर टॉपिक नंबर 12 की ओर चलिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, साथ ही साथ भुगतान संतुलन की समस्या लिखा हुआ है। यानी कि क्या लिखा हुआ? कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, ये लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग BOP की बात करें यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो यहाँ पे दो तरह का खाता होता है। एक तो है आपका चालू खाता जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट, एक है आपका पूंजीगत खाता जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो चालू खाता में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी व्यापार होता है, जितना भी ट्रेड होता है, उसको हम लोग चालू खाता में रखते हैं। और चालू खाता में हम लोग फॉरेक्स रिजर्व को भी रखते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, ये भी आपका चालू खाता के अंतर्गत आता है। तो वस्तु और सेवाओं का व्यापार चालू खाता के अंतर, फॉरेक्स रिजर्व ये भी चालू खाता के अंतर्गत। इसके अलावा जो आपका पूंजीगत खाता है, यहाँ पे हम लोग FDI का इनफ्लो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो, यानी कि इसका अंतर्गमन हो रहा है, इसको हम लोग पूंजीगत खाता में रखते हैं। FII यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब रुकिए देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI हो जाएगा, ठीक ना। और FII इसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो FII क्या हो जाएगा? ये जो FDI है ये आपका हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका इनफ्लो यानी कि इसका अंतर्गमन, यानी कि आ रहा है तो इनफ्लो और जा रहा है तो आउटफ्लो, यानी कि बहिर्गमन जाना आउटफ्लो, और अंतर्गमन इनफ्लो आना। FII क्या हो जाएगा? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो जाएगा। NRI डिपॉजिट मतलब क्या हो जाएगा? तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इसको बोलते हैं NRI को, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डिपॉजिट मतलब जमा,
डिपॉजिट मतलब क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जो हमारे देश के जो भारतीय लोग जो विदेश में रह रहे हैं, वो वहाँ जो भी पैसा वैसा कमा रहे हैं, वो भारतीय अगर बैंक में रख रहे हैं, यानी कि जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कहाँ पे कर रहे हैं, पूंजीगत खाता में कर रहे हैं। इसके अलावा एक होता है आपका FPI, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो FPI को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, इसको भी आप याद रखिएगा। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, ये सभी जो है वो आपका पूंजीगत खाता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई देश से बाहरी ऋण ले रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल बोरिंग ले रहे हैं, वो भी आपका पूंजीगत खाता के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई देश हम लोगों को ग्रांट्स दे रहा है, यानी कि कोई हेल्प कर दे रहा है, या फिर हम लोग WTO से ऋण लिए, IMF से ऋण लिए, तो वो सभी आपका पूंजीगत खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम लोग BOT और BOP के बारे में पढ़ते हैं। BOT को हम लोग वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसको हम लोग BOT में शामिल करते हैं। इसके अलावा BOP यानी कि BOP भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी दो तरह का होता है। इसमें दो तरह खाता होता है, एक आपका चालू खाता, एक आपका पूंजीगत खाता। चालू खाता में वस्तु और सेवा का व्यापार को रखते हैं, फॉरेक्स रिजर्व को रखते हैं। पूंजीगत खाता में FDI का इनफ्लो, FII, इसके अलावा NRI का डिपॉजिट, इसके अलावा FPI, इसके अलावा एक्सटर्नल बोरिंग, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। और इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो अभी आपको बताया गया था भारतीय व्यापार की संरचना क्या है, इसकी दिशा क्या है, और भुगतान संतुलन की समस्या क्या है। तो भुगतान संतुलन की समस्या को भी यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में चले हम लोग। तो आपका इंडिकेटर नंबर 7 हो जाएगा, क्या है वो है आपका सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में क्या क्या है, राजकोषीय यानी कि फिजिकल डिफिसिट, इसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, और राजस्व घाटा यानी कि रिवेन्यू डिफिसिट, ये हो जाएगा। सकल मतलब हो जाएगा यहाँ पे ग्रॉस, क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, ये भी आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, और ये आपका टॉपिक भी दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे देखते होंगे, जब आप वित्तीय नीति देखते होंगे, वित्तीय नीति को हम लोग बोलते हैं लोक वित्त, इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, जो कि आपका टॉपिक नंबर 7 है, ठीक ना। तो वो यहाँ पे आपका आ ही जाएगा। इसके अलावा सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के इसके अंतर्गत हम लोग सार्वजनिक व्यय को भी पढ़ते हैं, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं, जो कि आपका टॉपिक नंबर 7 हो जाएगा, और लोक वित्त टॉपिक नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, इसके अंतर्गत लोक वित्त, इसी के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, इसी के अंतर्गत राजकोषीय नीति, ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तीनों को पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें से आपका लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, ये आपका टॉपिक नंबर 6 है, ठीक है, टॉपिक नंबर 6 है। सार्वजनिक व्यय ये आपका टॉपिक नंबर 7 है, और राजकोषीय नीति जो है वो आपका, राजकोषीय नीति की अगर हम लोग बात करें यानी कि फिस्कल पॉलिसी की बात करें, तो वो आपका टॉपिक नंबर मतलब कि 6 में ही आ ही जाएगा, ठीक ना, टॉपिक नंबर 6 में ही आ जाएगा, ठीक है ना वो। तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं 7 को अभी तक देख चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, ठीक है। इसके अलावा आइए 8वां नंबर की ओर 8वें नंबर की तरफ चलते हैं, 8वें नंबर में चलते हैं। तो 8वां नंबर क्या हो सकता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, तो वो हो जाएगा आपका बजट, क्या हो जाएगा, बजट। बजट भी आपका 3-4 तरह का होता है। एक होता है आपका प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस यानी पिछले साल का भी पिछले, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल बजट। प्रीवियस ईयर का बजट यानी कि जो भी अभी बीत रहा है, यानी कि 2025-26 वाला, उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज बजट। और आने वाले ईयर का जो बजट है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड बजट। ये हो गया यहाँ तक की बातें। बजट के अगर हम लोग प्रकार देखें तो टैब्स इनके बेसिस पे अगर देखें तो हो जाता है, कई सारा प्रकार हो सकता है, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस बजट है, आउटकम बजट है, जिसको हम लोग जीरो बजट भी कहते हैं, ठीक ना, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। और टैब्स ऑफ बजटिंग, ये परफॉर्मेंस और जीरो बजट हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं FRMD बोलते हैं, FRMD, ठीक है ना, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। देखिए यहाँ पे FRMD लिखा हुआ है, सिलेबस में भी लिखा हुआ है FRMD, लेकिन ये नहीं होगा। FRMD के जगह में होगा FRBM, क्या हो जाएगा, FRBM, ये याद रखिएगा, FRBM मतलब क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटिंग मैनेजमेंट, या बजट मैनेजमेंट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था 2003 में। और बताया जा रहा है कि जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा राजकोषीय अनुशासन यानी कि जो भी फिजिकल डिसिप्लिन है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये FRBM एक्ट लाया गया था 2003 में। इसका पर्पस क्या है कि फिजिकल डिफिसिट जो है, यानी कि राजकोषीय जो घाटा है, इसको कम करना है।
और साथ ही साथ सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना है, ठीक है ना। इसके अलावा वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाना है, वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व को भी बढ़ाना है। और इसके अलावा ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर ये लागू होता है, FRBM एक्ट। तो FRMD नहीं होगा बल्कि FRBM एक्ट होगा, जो कि 2003 में आया था, ये एक्ट है, ठीक ना। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में एक और इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, जो कि है आपका वित्तीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी। क्या है? फिस्कल पॉलिसी है, वित्तीय नीति है, जो कि आपका टॉपिक नंबर 9 बन जाता है। क्या बन जाता है? टॉपिक नंबर 9 बन जाता है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि फिस्कल पॉलिसी में यानी कि वित्तीय नीति में एम्प्लॉयमेंट में इसकी क्या भूमिका है। साथ ही साथ इसके बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वित्तीय नीति में। एक मिनट, वित्तीय नीति में सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कि इसकी संकल्पना क्या है और रोजगार उपलब्धियों में वित्तीय नीति की भूमिका, यानी कि रोजगार को जनरेट करने में फिस्कल पॉलिसी का क्या भूमिका रहा है। इसके अलावा स्थिरता और आर्थिक विकास में भी इसकी क्या भूमिका रहा है। स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी में, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग, मतलब कि ये सस्टेन रहने में इसका क्या विकास है, और आर्थिक विकास में यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिस्कल पॉलिसी का क्या विकास रहा है राजकोषीय नीति का, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और यही सब, ये सभी क्या है, तो आपका ये सभी जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। इसके अलावा एक और टॉपिक पढ़ना है आपको, जो कि है आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के वित्तीय पक्ष में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सेंट्रल एंड स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वित्त आयोग की भूमिका, जो कि वित्त आयोग यानी कि पब्लिक ये फाइनेंस कमीशन जो है आपका आर्टिकल 280 में, तो वित्त आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये सभी किसके बारे में, ये सभी जो है केंद्र राज्य संबंध पढ़ना पड़ेगा, वित्तीय संबंध खास करके। और इसमें हम लोगों को वित्त आयोग की भूमिका पढ़ना पड़ेगा 73वां और 74वें संविधान संशोधन के वित्तीय पक्ष को लेकर ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, यहाँ तक। इसके अलावा एक टॉपिक और भी आपका बच जाता है, वो है आपका भारतीय मौद्रिक संरचना और भारत की बैंकिंग प्रणाली। तो बैंकिंग आपको ग्रुप ए में भी पढ़ना है, ग्रुप सी में भी पढ़ना है, तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। भारतीय मौद्रिक संरचना आपको ग्रुप ए में पढ़ना है और मौद्रिक संरचना आपको ग्रुप सी में भी पढ़ना है, तो दोनों को मिलाकर ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए नोट, ग्रुप ए के सारे टॉपिक जो है वो आपका ग्रोथ इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। देन मेंस में आंसर लिखते वक्त ग्रुप ए का जितना भी टॉपिक है सभी को आपस में इंटरलिंक करना है, यानी कि आपस में सभी टॉपिक को जोड़ना पड़ेगा। तो ग्रुप ए में टोटल 12 टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है एक बार उसको हम रिकॉल कर देते हैं। ग्रुप ए में टोटल कितने टॉपिक है? 12 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका नेशनल इनकम, दूसरा टॉपिक है आपका इन्फ्लेशन, तीसरा टॉपिक है आपका जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स, चौथा टॉपिक है कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, पांचवा टॉपिक है आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, छठा टॉपिक है आपका लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, सातवां टॉपिक है आपका सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, आठवां टॉपिक है आपका बजट, 9 नंबर का टॉपिक है आपका वित्तीय नीति, जिसको हम लोग राजकोषीय नीति भी कहते हैं, इसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। 10वां नंबर टॉपिक है आपका केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, और वित्तीय संबंध कहने का अर्थ है कि सेंट्रल स्टेट का जो फिस्कल रिलेशनशिप है वो पढ़ना है। इसी में आपको पब्लिक फाइनेंस की क्या भूमिका है यानी कि वित्त आयोग की क्या भूमिका है वो पढ़ना है। और ये सभी जो पढ़ना है वो आपका 73वां 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसी के ही वित्तीय पक्ष के में ही पढ़ना है ये सभी। टॉपिक नंबर 11 हो जाएगा आपका भारतीय मौद्रिक संरचना और भारत की बैंकिंग प्रणाली, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो भारतीय मौद्रिक संरचना पढ़ना है और भारत की बैंकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 12 हो जाएगा भारत की जो व्यापार संरचना है, यानी कि आपका BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यही सब के बारे में पढ़ना है। और BOP में हम लोगों को चालू खाता और आपका पूंजीगत खाता के बारे में किसको किसको शामिल करते हैं उन सभी के बारे में ही डिटेल से एक एक करके पढ़ना होता है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा तो आप पाइएगा कि ग्रुप ए का जो डिस्कशन है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ग्रुप ए का डिस्कशन यहाँ पे जाकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और ग्रुप ए कैसे कैसे चलना है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो ग्रुप ए का डिस्कशन कंप्लीट हुआ ना भाई। अब चलिए इसी तरह हम लोग ग्रुप बी की ओर चलते हैं। ग्रुप बी जो है वो है आपका सतत विकास। ग्रुप बी में क्या है? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर है आपका आर्थिक मुद्दे यानी कि इकोनॉमिक इशू, और है आपका भारतीय विकास की रणनीति यानी कि इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो 12 का टॉपिक ग्रुप ए में था। उसके बाद 13 से लेकर 28 तक
13 से लेकर 28 तक जो है वो आपका ग्रुप बी में है, और नहीं 13 से लेकर 23 तक ग्रुप बी में है। तो 13 से 23 यानी कि 10 का टॉपिक ग्रुप बी में है, ठीक है ना। 12 का टॉपिक ग्रुप ए में था और 10 का टॉपिक ग्रुप बी में है। अब आइए ग्रुप बी के बारे में देखते हैं। अभी आपको बताया गया था कि जो ग्रुप बी है वो आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी यानी कि विकासात्मक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। किससे? तो विकासात्मक अर्थशास्त्र से ये जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका गुणात्मक होता है, ये आपका मात्रात्मक नहीं होता है। ये आपका गुणात्मक होता है यानी कि क्वालिटेटिव होता है, और ये आपका सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। सामाजिक और आर्थिक विकास अगर हो रहा है तो वही आपका सतत विकास है, ओवरऑल विकास है। इसका अगर हम लोग देखें तो ये आपका इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि ये विकास के संकेतक। अब देखिए सतत विकास के अगर संकेतक देखें इसमें भी है, तो सतत विकास के संकेतक क्या क्या है? तो पहला है हो जाएगा आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रुप बी जो है यहाँ पे सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति को पढ़ना पड़ेगा। सतत विकास क्या है? तो वो है आपका गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव है, और ये आपका सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक ये बातें बताए हैं। फिर बोले कि सतत विकास के कई सारे संकेतक हो सकते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हो सकते हैं, इसके विकास के संकेतक हो सकते हैं। जैसे पहला संकेतक है आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, इसके अलावा दूसरा है आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा, तीसरा है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, चौथा है आपका बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, पांचवा है गरीबी यानी कि पॉवर्टी, और छठा है आपका कुपोषण का स्तर यानी कि माल न्यूट्रिशन, सातवां है आपका खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी, आठवां है पर्यावरण विकास यानी कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, 9 नंबर का है आपका लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी, 10वां है आपका शांति यानी कि पीसफुल, 11वां है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, 12वां है आपका ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट, 13 है आपका नगरीय विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट। तो इस तरह से देखिएगा तो 12 से 13 सतत विकास के इंडिकेटर है। अगर सतत विकास पे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए जीपीएससी मेंस में, तो अगर ये आप 10 से 12 तरह के इंडिकेटर्स को अगर आप ऐड कीजिएगा अपने आंसर में, तो वो जो आपका आंसर है ना बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। और ये जितनी तरह के 10 से 12 इंडिकेटर्स हैं ना, सभी से एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इतना बड़ा ये टॉपिक हो जाता है सतत विकास। ठीक है। तो सतत विकास के मतलब कि संकेतक कितने हैं सतत विकास के? तो इसके संकेतक 10 से 12 है, और भी हो सकते हैं बट सर इतना पढ़ाए हैं 13 ठो। नोट में करके दिया हुआ है कि जैसे कि बहुत सारा ना मतलब कि एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारा पॉलिसी भी चलाया जा रहा है, जैसे कि आपका ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके अलावा मिड डे मील, इसके अलावा आपका आंगनबाड़ी। ये तीनों जो स्कीम है, ये तीनों जो आपका योजना है वो आपका एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहा है, ये आपका फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस कर रहा है, ये आपका हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहा है। ये तीनों से जुड़ा हुआ है ना, ICDS, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, ये आपका एजुकेशन से भी जुड़ रहा है, एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, यहाँ पे खाने का भी व्यवस्था किया जा रहा है, तो फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा का भी यहाँ व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है ना भाई? तो तीनों पे ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, राइट टू फूड है तो 14 साल के नीचे ओनली भोजन पर जो है वो आपका वरीयता दी जाती है। कहने का मतलब क्या है? आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको खाना खाने का अधिकार है, राइट टू फूड है, आपको वहाँ पे भोजन नहीं मिलेगा अगर एक दिन भी, तो आप वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो आपका अपना लंच जो है वो लंच वगैरह लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा क्या? नहीं ना। तो राइट टू फूड ये 14 साल के नीचे के बच्चों को भोजन पे वरीयता दी जाती है। ये आंगनबाड़ी में हो या सरकारी स्कूल में हो, सभी को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये भी आपको पता है। देखो एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था 1955 में, सॉरी 1995 में। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जेंडर मतलब हो जाएगा लैंगिक, एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, मेजरमेंट या मेजर मतलब उसका मापन 1995 में स्टार्ट हुआ था। कहने का अर्थ है कि मेंस और वुमेन्स अपॉर्चुनिटी इन कंट्री, यानी कि पुरुषों का और महिलाओं का कितने भी मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अपॉर्चुनिटी क्या बोलते हैं, अवसर है इंडिया में,
इसी के लिए जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट स्टार्ट किया गया था 1995 में। ये हो गया। अब आइए सतत विकास के बारे में और देखते हैं। सतत विकास को बोला जाता है कि सतत विकास जो है वो आपका समावेशी विकास से भी यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ से भी यही जुड़ा हुआ है। सतत विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे कैसे वो देखिए। अगर एक तरफ हम लोग सतत विकास को लिखें, ठीक है ना, और एक तरफ हम लोग समावेशी विकास को लिखें, सतत विकास में हम लोग किसको किसको शामिल करेंगे, तो आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, फूड सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है, जेंडर इक्वालिटी है, पीसफुल है, डेमोक्रेसी है, रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है। ये सभी को हम लोग सतत विकास के इंडिकेटर में शामिल करते हैं। और सेम इन सभी चीज़ों को समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का भी इंडिकेटर्स के रूप में यानी कि संकेतक के रूप में भी शामिल करते हैं। और अगर हम लोग सतत विकास को कैसे मापा जाता है, तो सतत विकास को मापने का विधि यानी कि मापन का विधि क्या है, तो ग्रीन जीडीपी है। और समावेशी विकास यानी कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इसका जो मापन का जो विधि है वो क्या है, वो आपका इंडेक्स के द्वारा है, सूचकांक के द्वारा है। जैसे कि आपका HDI सूचकांक आता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सूचकांक के द्वारा क्या मापते हैं, समावेशी विकास को मापते हैं। लेकिन ग्रीन जीडीपी के द्वारा किसको मापते हैं, तो सतत विकास को मापते हैं। ग्रीन जीडीपी मतलब क्या समझे आप, रिसोर्सेज की कमी प्लस पारिस्थितिकी क्षरण जैसे कि पर्यावरणीय फैक्टर्स को अपनी गणना में ऐड करना। तो रिसोर्सेज में कमी प्लस की पारिस्थितिकी क्षरण, इन सभी को अगर हम लोग ऐड करें तो आपका ग्रीन जीडीपी तैयार होता है। और इसका एग्जांपल कि पर्यावरण का जो भी फैक्टर है, कारण है, उन सभी को अपनी गणना में ऐड करना, ये सभी आपका ग्रीन जीडीपी में शामिल है। और समावेशी विकास को कैसे मापते हैं, तो इंडेक्स के द्वारा, जैसे कि HDI के द्वारा, जैसे कि आपका GDI के द्वारा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 146 में से लगभग 129 स्थान पे भारत था। तो 2024 में 146 देश में अगर देखिएगा तो 146 नंबर में 129 नंबर पे भारत था GDI में यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में। और ये कैसे किस पे मेजरमेंट करता है, ये आपका हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर मेजर करता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा GEM भी आया था, जो कि प्रेजेंट में ये कार्यरत नहीं है। और ये सभी कौन जारी करता था, तो ये सभी आपका UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता था। इसके अलावा GHI भी है, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। ये भी, इसमें देखिएगा कि 2024 में 127 देशों में 105वें नंबर पे भारत था। और स्कोर क्या था, तो 2024 में 27.3 था स्कोर, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक भी बताया गया आपका ये सभी। तो ये सभी किसका है, तो आपका समावेशी विकास और सतत विकास से जुड़ा हुआ है। सतत विकास को मापन करने की विधि ग्रीन जीडीपी, और समावेशी विकास को मापने की विधि तो आपका HDI, GDI, GEM जो कि प्रेजेंट में नहीं रहा, GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सभी है। और ये सभी सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है ना, सभी, जैसे कि आपका HDI, GDI, GHI ये सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और GEM ये आपका UNDP जारी करता था पहले, बट अब ये भी बंद हो गया है। GEM प्रेजेंट में नहीं रहा। और इसी तरह अगर हम लोग ग्रुप बी में अगर हम लोग टॉपिक की बात करें, तो ग्रुप बी में पहला टॉपिक है आपका आर्थिक विकास का अभिप्राय और इसको मापन करने की विधियाँ, और साथ ही साथ ये विकसित होने के पीछे इसका क्या रीजन है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा विकास के संकेतक कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि HDI, GDI, GEM, और भारत की HDI और संबंधी प्रगति क्या क्या रहा है। इसके अलावा और भी इसमें क्या क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए समावेशी विकास की चुनौतियां क्या है, इसके घटक क्या है और इसके आर्थिक मुद्दे क्या हैं। आर्थिक मुद्दे बोले तो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं ये, ठीक है ना। तो समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का चुनौती क्या क्या रहा है। सबसे पहला पॉइंट, गरीबी को निवारण करना है, ये है। इसके अलावा रोजगार सृजन करना है, कृषि में विकास करना है, औद्योगिक विकास करना है, पर्यावरणीय विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। सामाजिक विकास में खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर विकास करना है। क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि करना है,
जो क्षेत्रीय विषमता है, ये क्षेत्र ज़्यादा विकसित हुआ वो कम हुआ है, ये सभी विषमता है, इसको दूर कम करना है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा तथा पर्यावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी में वृद्धि करना है। खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है, पोषण सुरक्षा बढ़ाना है, पर्यावरणीय सुरक्षा बढ़ाना है, ऊर्जा सुरक्षा में भी वृद्धि करना है। इसके अलावा आय का समान वितरण करना है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी करना है। ये सभी क्या है, ये सभी समावेशी विकास की चुनौतियां हैं और सभी चुनौतियों से क्वेश्चन बनाया जा सकता है मीन्स में, ठीक है ना। 9-10 तो चुनौती है। जैसे सतत विकास के हम लोग इंडिकेटर्स देखे थे 12-13 ठो, उसी तरह सतत विकास के चुनौती भी देखेंगे 8-9 गो चुनौती है ना, ये भी 9 तरह का चुनौती है। और ये 9 तरह का चुनौतियां हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का, यानी कि समावेशी विकास का। समावेशी विकास के सामने तो एक एक चुनौती से एक एक जो है वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है 40 मार्क्स का। देन अच्छे से इसको रेडी करना पड़ेगा इस टॉपिक को, ठीक ना। अब आइए ग्रुप बी में अगर देखिएगा तो ग्रुप बी में टॉपिक नंबर जो 13 है वो है आपका आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है, यानी कि आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है और इसका मापन आप विकसित होने की विशेषताएं क्या है, यानी कि मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। इसके अलावा 14 नंबर टॉपिक हो जाएगा विकास के संकेतक, यानी कि इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो HDI, GDI, GEM, और साथ ही साथ इंडिया का क्या स्थिति है HDI के संदर्भ में, प्रगति हुआ है या नहीं हुआ है, वो सभी देखना है। फिर हम लोगों को टॉपिक नंबर 15 पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के संबंध में विदेशी पूंजी और तकनीकी की भूमिका क्या रही है, यानी कि रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए टॉपिक नंबर 16। टॉपिक नंबर 16 क्या है, तो वो है आपका धारणीय विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जो बताया गया है धारणीय विकास, तो वो हो जाएगा आपका टॉपिक नंबर 16। धारणीय विकास में क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले संकल्पना और धारणीय विकास के संकेतक को पढ़ना है, यानी संकल्पना, तो धारणीय विकास का संकल्पना यानी कि इसका कॉन्सेप्ट को जानना है। फिर धारणीय विकास के बारे में जानना है कि इसका संकेतक क्या है, यानी कि इसके इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये जानना है। उसके बाद आपका आर्थिक सामाजिक और वातावरणीय धारणीयता क्या है, यानी कि इसमें आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको हरित GDP यानी कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन GDP पढ़ना है। इसके अलावा आपको भारत में धारणीय विकास की नीति और रणनीति क्या रही है, यानी कि स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑन इंडिया, ये भी पढ़ना है। और ये सभी हम लोग सिलेबस में आगे करके जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे भी, सिलेबस में सारा कुछ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए 16 नंबर टॉपिक क्या हो गया, धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब आइए 17 नंबर टॉपिक जो है वो आपका समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो 17 नंबर टॉपिक बोलता है कि समावेशी विकास का अभिप्राय क्या है, और साथ ही साथ 11वीं और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी विकास की नीति और रणनीति क्या रही वो भी आपको बतलाना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 18 से लेकर टॉपिक नंबर 21 जो है वो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ की जितनी भी चुनौतियाँ रही है वो सभी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 18 क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए के समूहों जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और महिलाओं के विकास की स्थिति और संबंधित मुद्दे, साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा इनके विकास के लिए जारी की गई योजनाएं, जनजातीय उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना और अल्पसंख्यकों सहित ये सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है SC ST OBC को लेकर, इसके उत्थान को लेकर। टॉपिक नंबर 19 आपका गरीबी और बेरोजगारी है। इसमें आपका बोला गया है कि गरीबी और बेरोजगारी में कि मापन और प्रवृत्तियां पढ़ना है। तो गरीबी की मापन कैसे होती है, गरीबी की प्रवृत्ति क्या है, बेरोजगारी की प्रवृत्तियां क्या है, बेरोजगारी का मापन कैसे होता है। इसके अलावा BPL परिवारों की पहचान कैसे की जाती है, HPI ये क्या होता है वो आपको पढ़ना है, HPI के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपका बहुआयामी भारतीय गरीबी सूचकांक, यानी कि इसको जो हम लोग बोलते हैं मतलब कि HPI के अलावा मल्टी डायमेंशनल इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 20 जो है वो आपका खाद्य और पोषण सुरक्षा है। खाद्य और पोषण सुरक्षा बोले तो ये आपका फूड एंड आपका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में खाद्य उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति क्या है,
खाद्य सुरक्षा की समस्याएं क्या रही है, भंडारण की समस्याएं और मुद्दे क्या हैं, इसकी उपलब्धि, इसका वितरण क्या है, इसके आयात और निर्यात क्या है, सरकारी नीतियां क्या रही है, इसकी योजनाएं और कार्यक्रम कैसे हैं, जैसे कि आपका पीडीएस सिस्टम, आपका आईसीडीएस, इसके अलावा मिड डे मील, ये सभी के बारे में पढ़ना होगा। टॉपिक नंबर 11 है आपका खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा संबंधी सरकारी नीति, यानी कि गवर्नमेंटल पॉलिसी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है, तो अभी आपको बताया गया था ना कि टॉपिक नंबर 18 से लेकर टॉपिक नंबर जो 21 रहा है, तो टॉपिक नंबर 18 से लेकर 21 तक ये सभी आपका इंक्लूसिव ग्रोथ की चुनौतियाँ रही है। टॉपिक नंबर 18 से 21 तक। 18 में क्या पढ़ना है, तो 18 में पढ़ना है आपका सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे टॉपिक नंबर 18 में बोला गया कि डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशू आपका पूछा गया है, जो कि पार्शली रूप से जो सोशली एंड इकोनॉमिक जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जैसे कि एसटी, एससी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन हो गया, इस सभी के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 19 क्या है, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 20 क्या है, तो खाद्य और पोषण सुरक्षा है। टॉपिक नंबर 21 क्या है, खाद्य और पोषणात्मक सुरक्षा संबंधी सरकारी नीति। तो ये सभी पॉलिसी से मिलाकर टॉपिक नंबर 18 से 21 तक इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 16 जो है वो आपका क्या पढ़ना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। टॉपिक नंबर 17 भी आपका इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है क्या नहीं है, और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय जो 5 ईयर प्लान था इसके दौरान ये विकसित हुआ था इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड के बारे में जानना है थोड़ा बहुत, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर। अब आइए टॉपिक नंबर 22, तो टॉपिक नंबर 22 आपका प्लानिंग आ जाएगा, योजना आयोग के बारे में पढ़ना है टॉपिक नंबर 22 में। तो यहाँ पे बोला गया कि योजना की रणनीति, जिसमें हम लोग भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, योजना आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसका कार्य क्या है, इसका भूमिका क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 23 में हम लोगों को विकेंद्रीकृत योजना नियोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। विकेंद्रीकृत नियोजन यानी कि ये आपका विकेंद्रीकृत नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ना पड़ेगा, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें हम लोगों को इसका मीनिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, PRIS का, ये सभी बारे में पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और मेजर इनिशिएटिव इन इंडिया, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर आपका जो है वो ग्रुप बी जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखिए, ग्रुप बी में क्वेश्चन कहाँ से पकड़ाएगा आपका, देखिए ग्रुप बी में आपका मेजर चीज़ 3-4 पॉइंट पढ़ना है। एक तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है ना, एक आपका इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ना है, ठीक है, और एक आपका जो है वो 5 ईयर प्लान पढ़ना है, यानी कि प्लानिंग। क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है। और ये अगर आप ये तीनों पढ़ते हैं तो आपका ग्रुप बी क्लियर हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये देखिएगा तो आपका टॉपिक नंबर 16 है। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक नंबर 17 से लेकर टॉपिक नंबर 21 तक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 22 और 23 आपका प्लानिंग कमीशन वाला है, मतलब कि 5 ईयर प्लान है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 13, 14 और 15, तो 13, 14, 15 ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बस, लेकिन ये थोड़ा बहुत इन लोगों का जानकारी आप रख लीजिएगा, फिर यहाँ से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप बी में आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ग्रुप बी बहुत छोटा है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है शासन यानी कि गवर्नेंस, और न्याय यानी कि जस्टिस, दोनों में अंतर क्या है। शासन यानी कि जैसे कि आप मिड डे मील प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये आपका शासन में है। न्याय यानी कि जैसे कि आप ट्रिपल तलाक को आप बैन किए हैं, ये न्याय किए हैं। SC/ST एक्ट लाए हैं, ये सभी न्याय का पार्ट है। मिड डे मील लाए हैं, ये आपका शासन का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक ना। एग्जीक्यूटिव यानी कि आप कोई भी काम को लागू करवाते हैं, तो ये अभी सभी आपका शासन का पार्ट है। और न्याय जो है वो आपका जैसे कि ट्रिपल तलाक लाए, SC/ST एक्ट लाए, ये सभी न्याय का पार्ट है। और ये सभी जो है वो आपका सोशल जस्टिस का ही पार्ट है, सोशल जस्टिस का। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये टॉपिक में नहीं था, ये सर बताए थे तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, वही आपको बतला भी दिए थे। आगे देखिए, चुनौतियों से निपटने के लिए या तो लॉ आएगा या फिर प्रोग्राम आता है, ठीक ना। चुनौती, कोई भी चुनौती है तो उससे निपटने के लिए या तो लॉ यानी कि लॉ को लाया जाएगा, कानून को, या फिर प्रोग्राम यानी कि कोई भी
कार्यक्रम को लाया जाएगा। जो लॉ होता है वो आपका सोशल जस्टिस से जुड़ा होता है, और जो आपका प्रोग्राम होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस से जुड़ा होता है। ठीक ना। लॉ लाया जैसे कि ट्रिपल तलाक लाए, ST SC एक्ट लाए, ये सभी लॉ हो गया। मिड डे मील लाए, ये सभी आपका प्रोग्राम हो गया। तो कोई भी चुनौती है उससे निपटने के लिए हम लोग या तो लॉ को लाएंगे या फिर हम लोग प्रोग्राम को लाएंगे। ठीक ना, आप समझ में आया ना। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नोट समझिए, पहला बात, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये दोनों सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। राइट टू हेल्थ ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये कार्यपालिका से अभी भी जुड़ा हुआ है। देन इसके लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रहा है, जो कि स्कीम है ना कि राइट। आयुष्मान भारत योजना आपका स्कीम है, वो आपका राइट नहीं है। राइट टू एजुकेशन आपका राइट है। राइट टू फूड ये सभी आपका राइट है। ये सभी नहीं मिलेगा तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपका आयुष्मान का भारत योजना जो है उसका अगर आपको लाभ नहीं मिला तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो क्या, न्यायालय में जा सकते हो क्या, नहीं, याद रखिएगा। तो राइट टू हेल्थ ये जो है, राइट टू हेल्थ ये कार्यपालिका जुड़ा हुआ है, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड ये सभी सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। देन जो राइट टू हेल्थ के लिए सरकार जो है वो आयुष्मान भारत योजना चला रहा है, जो कि स्कीम है, राइट नहीं, अधिकार नहीं है, वो एक योजना है। देन इसके लिए न्यायालय भी नहीं जा सकते आप। ठीक है ना। आगे देखिए, राइट टू वर्क मीन्स मनरेगा, ये भी एक्ट है, अधिकार नहीं है। राइट टू वर्क मनरेगा है ना भाई, इससे अब JPSC क्वेश्चन पूछा था ना, 125 दिन, इसका नाम चेंज होने के बाद पहले 100 दिन, अब 125 दिन। तो राइट टू वर्क ये जैसे कि मनरेगा आया है, ये आपका एक्ट है, अधिकार नहीं है। राइट टू हेल्थ ये अभी तक आया ही नहीं है। राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू न्यूट्रिशन भी है, यानी कि 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आपको पोषण युक्त भोजन भी कराना है, जैसे कि आपका आंगनबाड़ी के द्वारा मिड डे मील में स्कूलों में माध्याह्न भोजन योजना ये सभी है ना। तो राइट टू न्यूट्रिशन भी है, राइट टू फूड भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, बट राइट टू हेल्थ नहीं है, क्योंकि ये अभी भी कार्यपालिका जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, यहाँ तक की बातें हम लोग समझ गए। तो ग्रुप बी में अभी आपको बताया गया था टॉपिक नंबर 13, 14 और 15 ये सभी आपका बेसिक है। यहाँ पे आपका आर्थिक विकास क्या है वो सभी समझना है। आर्थिक विकास के संकेतक क्या है, HDI, GDI, GEM ये सभी क्या है, भारत के संदर्भ में पढ़ना है। फिर साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विदेशी पूंजी और तकनीकी की भूमिका क्या रही है वो सभी जानना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 16 आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। टॉपिक नंबर 17 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 ये सभी जो है वो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के जितने भी चैलेंजेस है उससे जुड़े हुए हैं। टॉपिक नंबर 22 और 23 आपका योजना जुड़ा हुआ है, यानी कि भारतीय विकास की रणनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है, वो योजना की रणनीति। तो योजना की रणनीति में अगर हम लोग देखें तो भारतीय विकास की रणनीति अगर देखें हम लोग सबसे पहले क्या, तो भारतीय विकास की रणनीति देखें 1950 से लेकर 2017 तक देखेंगे, क्योंकि 2017 के बाद जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया, और 1950 से लेकर 2017 तक आपका योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना को संचालित किया जाता था। यहाँ पे पहला से लेके जो 7वां पंचवर्षीय योजना आया था 1952 से लेकर 1990 तक, इसको एक सेट रखते हैं, और 7वां से लेके 12वां तक को एक सेट रखते हैं। क्यों क्यों वो देख लीजिए। क्योंकि 1991 में हम लोग जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है वो अपनाए थे। तो पहला से लेके 7वां पंचवर्षीय योजना यानी कि 1952 से लेकर 1990 तक को हम लोग एक सेट रखते हैं, और 8वां से लेके 12वां 1991 से लेकर 2017 को हम लोग एक तरफ रखते हैं। तो पहला से लेके 7वां जो पंचवर्षीय योजना आया था, इसमें कई गलतियां और कई कमियां रही थी। देन ऐसे में क्या हुआ कि 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। देन ऐसे में क्या हुआ, हम लोग इसको रिकवर करने के लिए फिर हम लोग नई आर्थिक नीति को लाए। अब आगे देखिए, नई आर्थिक नीति लाने के बाद क्या हुआ, 8वां से 12वां यानी कि 1991 से लेकर 2017 तक, इसमें 1990 तक जितनी भी गलती हुई थी उन सभी को सुधार करने का हम लोग प्रयास किए, और ऐसे में 5 ईयर प्लान ओनली रिफॉर्म में ही हम लोग का जो है वो चला गया। 2017 तक हम लोग रिफॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। दिन ऐसे में 2017 में ही हम लोग योजना आयोग को हटाकर हम लोग नीति आयोग को ला दिए। क्या क्या बोला गया वो समझिए आप।
दो तरह, ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल से क्लास में आगे समझेंगे ही। क्या बोला गया 1950 से लेकर 2017 तक जो कि योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना का संचालन किया जा रहा था। 1952 से 1990 तक पहली से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना का संचालन किया गया था। इसमें कई सारी गलतियां रही, बहुत सारी कमियां रही। देन ऐसे में 1990 में हम लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। देन ऐसे में हम लोग उसको रिकवर नहीं कर पा रहे थे। देन ऐसे में हम लोग क्या किए, नई आर्थिक नीति को, यानी कि हम लोग मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, ठीक ना, आर्थिक सुधार किए। उसके बाद 8वां से 12वां 1991 से 2017 तक 1990 तक जितना भी हम लोग गलती किए थे उसको सुधारने में ही हम लोग समय लगा दिए 1991 से लेकर 2017 तक। ऐसे में सुधरा नहीं, बहुत इफेक्टिव नहीं रहा। देन ऐसे में हम लोग उसको भी रिप्लेस कर दिए, यानी कि पंचवर्षीय योजना को बंद ही कर दिए और हम लोग योजना आयोग को रिप्लेस करके उसके जगह में नीति आयोग को लाए। बस ये याद रखिएगा। 2017 तक रिफॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। देन 2017 में ही योजना आयोग को हटाकर हम लोग किसको लाए, तो हम लोग नीति आयोग को लाए। अब हम लोग का पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है, अब नीति आयोग आया है योजना आयोग के स्थान पे। और नीति आयोग जो है वो 3 तरह का काम करता है। नीति आयोग का जो है वो 3 तरह का रणनीति है, यानी कि 3 तरह का स्ट्रेटेजी है। एक तो है आपका एक्शन प्लान, एक है आपका स्ट्रेटेजी प्लान और एक है आपका विजन प्लान। एक्शन प्लान क्या है, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए है, 3 साल के लिए है। 2017 से 20 तक था, बट ड्यू टू कोविड 1 ईयर और भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। स्ट्रेटेजी प्लान क्या है, तो ये आपका 7 साल का होता है। और विजन प्लान क्या है, तो ये आपका 15 साल का होता है। और विजन प्लान जो है वो आपका India@75 में मिलेगा। किसमें, तो India@75 में ये मिलेगा। तो एक्शन प्लान ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 3 साल के लिए। स्ट्रेटेजी प्लान ये थोड़ा सा लंबे समय के लिए होता है, 7 साल के लिए। और विजन प्लान ये आपका 15 साल के लिए होता है, जो कि आपका India@ जो बुक है 75 India@75, उसमें आपको डिटेल्स ये सभी देखने को मिलेगा। और अभी 2017 में तो अभी क्या है योजना आयोग, तो अभी 2026 चल रहा है, अभी तो 9 ही साल हुआ है। तो 15 साल में इसका विजन प्लान जो भी था वो आपका कंप्लीट होगा पूरा। तो यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। सिलेबस का टॉपिक नंबर जो 22 है, योजना की रणनीति, ये है। साथ ही साथ यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है, इसका उद्देश्य क्या वो जानना है, इसका रणनीति क्या वो जानना है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानना है, योजना आयोग के कार्य और इसकी भूमिका के बारे में जानना है। तो सिलेबस का टॉपिक नंबर जो 22 है वो योजना आयोग से जुड़ा हुआ है, बट हम लोग योजना आयोग को रिप्लेस कर दिए हैं, तो उसके जगह पर हम लोग नीति आयोग को पढ़ना पड़ेगा। और 2014 में बना था, इसलिए योजना आयोग लिखा गया। ये जो सिलेबस जो है वो आपका 2014 में बना था, उसके बाद सिलेबस में चेंजिंग नहीं किया गया है। देन ऐसे में सिलेबस में अभी भी योजना आयोग ही लिखा हुआ है, लेकिन योजना आयोग पूछेगा नहीं। अब आइए टॉपिक नंबर 23 की ओर। तो टॉपिक नंबर 23 क्या है, विकेंद्रीकृत नियोजन, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, तो आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1994, जो कि संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसी में हम लोग को पैसा एक्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि 1996 में आया था और ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अब ये 2026 में 5 जनवरी 2026 को इसको मंजूरी दे दिया गया, ये अब इम्प्लीमेंट हो गया है। इसी में हम लोगों को PIRS के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, PIRS के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसका क्या महत्व होता है, ये सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ भारत में उठाए गए जितने भी कदम हैं वो सभी पढ़ना पड़ेगा। तो भारत में उठाए गए मुख्य कदम मीन्स ये रणनीति वाला पार्ट है, यानी कि जितना भी रणनीति है वो सभी रणनीतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो विकेंद्रीकृत नियोजन के बारे में नोट। सिलेबस का 22 और 23 और जो 23 नंबर जो टॉपिक है वो आपका रणनीति से पॉलिसी, जो रणनीति से संबंधित है, ठीक ना। तो इस तरह से देखिएगा, ग्रुप बी का जो सिलेबस था वो भी आपका पूरी तरीके से डिस्कस हम लोग कर लिए हैं। ग्रुप बी का भी सिलेबस पूरी तरीके से। एक बार अगर हम ग्रुप बी को एक बार आपको फिर से बताना चाहें तो देखिए, ग्रुप बी के बारे में एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए आप। ग्रुप बी के बारे में एक बार हम बता देते हैं फिर से, एक बार पूरा कंक्लूजन एक बार उसको सुन लीजिए। ग्रुप बी में टॉपिक नंबर 13 से लेकर टॉपिक नंबर 23 तक पूछा जाता है, मतलब टॉपिक नंबर 23 तक है, यानी कि ओवरऑल 10 गो टॉपिक है। जिसमें टॉपिक नंबर 13 क्या है कि आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है, और
इसको मापन करने का जितना भी विधि है उन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 14 जो है वो है आपका विकास के संकेतक यानी कि डेवलपमेंट के जितना भी इंडिकेटर है, जैसे कि आपका HDI, GDI, GEM, इन सभी के बारे में पढ़ना है और ख़ास करके भारत के संदर्भ में। टॉपिक नंबर 15 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विदेशी पूंजी और तकनीकी की भूमिका क्या रही है, इसके बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 15, तो 13, 14, 15 क्लियर। अब आइए टॉपिक नंबर 16 जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक नंबर 16। अब आइए टॉपिक नंबर 17 जो कि आपका पूछा जा रहा है कि समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है और ये 11वीं और पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान के दौरान ये विकसित हुआ था, इसके बारे में जानना है। टॉपिक नंबर 18 जो है बोला जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग है जैसे कि SC, ST, OBC, इसके अलावा माइनॉरिटीज़, इसके अलावा ये आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इन सभी के बारे में सरकार क्या क्या इनिशिएटिव उठा रही है वो जानना है। टॉपिक नंबर 19 है कि गरीबी और बेरोजगारी क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। टॉपिक नंबर 20 जो है वो आपका खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। खाद्य और पोषण सुरक्षा यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इससे संबंधित जितने भी योजना वगैरह है सभी पढ़ना है, जैसे कि आपका PDS सिस्टम, ICDS, मिड डे मील योजना सभी पढ़ना है आपको। टॉपिक नंबर 11 आपका खाद्य और पोषण संबंधी जितने भी सरकारी नीति चलाए गए हैं उन सभी को भी पढ़ना है डिटेल से आपको। टॉपिक नंबर 21 हो गया। अब आइए टॉपिक नंबर 22। टॉपिक नंबर 22 जो है वो आपका 5 ईयर प्लान पढ़ना है, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका रणनीति क्या था, वो सभी जानना है। फिर आपको नेशनल कमीशन बोल रहे हैं, मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, NDC के बारे में। इसके अलावा आपको योजना आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। योजना आयोग अब हट गया तो इसकी जगह में अब नीति आयोग पढ़ना है। नीति आयोग का 3 तरह का काम था, कौन कौन था, तो आपका जो बताया गया है एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान, विजन प्लान, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको 22 नंबर के टॉपिक के बाद 23 नंबर टॉपिक आपको विकेंद्रीकृत नियोजन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका इसका अर्थ क्या होता है ये सभी जानना है, इसका महत्व क्या है तो वो जानना है। इसी में आपको PIRS के बारे में जानना है, इसी में आपको पैसा एक्ट के बारे में जानना है, इसी में आपको जानना है कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए जितना भी कदम था उन सभी के बारे में जानना है। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो ग्रुप बी है तो ग्रुप बी भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रुप बी आपका बहुत ज़्यादा ये पेचीदा नहीं है, तो ग्रुप बी आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए ग्रुप बी के बाद ग्रुप सी की ओर। तो ग्रुप बी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आइए ग्रुप सी की तरफ। ग्रुप सी में क्या है तो आपका आर्थिक सुधार बोले तो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म है। इसके अलावा इसका प्रकृति यानी कि इसका नेचर और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव रहा है वो जानना है बस। और इसमें टॉपिक नंबर 24 से लेकर टॉपिक नंबर 28 तक यानी कि 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि इसमें टोटल 5 टॉपिक दिए हुए हैं। 5 टॉपिक का कई सारे सब टॉपिक भी निकलेंगे। तो ग्रुप सी में इकोनॉमिक सुधार की प्रकृति यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार की प्रकृति क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या रहा है वही जानना है। हम सभी को पता है कि USSR ब्रेक डाउन हुआ था 1990 में। देन सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि आपका जितने भी सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था है वो सभी डिक्लाइन कर गया था, ठीक ना। देन ऐसे में कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा डेवलप कर गया। देखिए जैसे कि आपका USSR डिक्लाइन किया, वो ब्रेक हुआ, तो ऐसे में जितना भी आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी था वो सभी आपका डिक्लाइन कर गया, डूब गया, और जितना भी आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वो सभी आपका डेवलप कर गया। देन ओवरऑल आंतरिक और बाह्य दोनों कारण थे LPG को अपनाने के। आंतरिक कारण तो था ही हम लोग का कि हम लोग का 5 ईयर प्लान बेहतर तरीके से नहीं चल पा रहा था, और बाह्य कारण तो ये था कि USSR का ब्रेक डाउन हुआ। देन ऐसे में जो भी आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी था वो आपका डूब गया और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो था वो आपका डेवलप कर गया, बढ़ गया। तो ये दोनों आपका आंतरिक और बाहरी दोनों कारण था 5 ईयर प्लान को अपनाने का, मतलब LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाने का। पहला से 7वां 5 ईयर प्लान काफ़ी ज़्यादा कमियां भी रही थी, ये आपका आंतरिक में आ गया, और बाह्य में USSR का ब्रेकडाउन। अब आइए टॉपिक नंबर 24 की ओर चलते हैं। ग्रुप सी में टॉपिक नंबर 24, 25, 26, 27, 28 ये 5 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 24 में क्या है तो टॉपिक नंबर 24 में बोला गया है कि नवीन आर्थिक सुधार यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों की प्रासंगिकता और आवश्यकता को पढ़ना है। यानी कि आप LPG रिफॉर्म किए
इसकी क्या प्रासंगिकता यानी कि इसका रिलेवेंसी क्या है, और इसका आवश्यकता यानी कि इसका नीड क्या था, क्यों आप इसको किए, एलपीजी रिफॉर्म क्यों किए, ये आपको एकदम बहुत ही डिटेल से जानना पड़ेगा। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, रैशनल एंड नीड फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि इसका प्रासंगिकता क्या था, इसका रिलेवेंसी क्या था, और इसका नीड क्या था, आवश्यकता क्या था, ये पढ़ लीजिएगा आप एलपीजी के बारे में। फिर टॉपिक नंबर 24 में ही आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल जितना भी वित्तीय संस्था यानी कि फाइनेंशियल एजेंसी है या फिर फाइनेंस एजेंसी है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहला है आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसी में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के बारे में भी पढ़ना है। इसी में आपको WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि गैट को रिप्लेस करके आया है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक नंबर 24 में एलपीजी रिफॉर्म क्यों हुआ, इसका प्रासंगिकता क्या था, इसका आवश्यकता क्या था, वो जानना है पहला। फिर इसी में आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और WTO, इन तीनों के बारे में जानना है, और ये सभी पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक यही है। तो आपको टॉपिक नंबर 24 जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आइए टॉपिक नंबर 25। टॉपिक नंबर 25 आपका क्या है, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सुधार। तो वित्तीय सुधार किए थे आप, वो पढ़ना है। बैंकिंग सुधार किए आप, वो पढ़ना है। बैंकिंग पढ़ना है ग्रुप ए में, और बैंकिंग सुधार पढ़ना है ग्रुप सी में। कृषि पढ़ना है ग्रुप ए में, कृषि सुधार पढ़ना है ग्रुप सी में। वित्तीय यानी कि वित्तीय प्रबंधन पढ़ना है आपको ग्रुप ए में, और वित्तीय सुधार पढ़ना है आपका ग्रुप सी में, ऐसा है, ठीक है ना। तो वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सुधार, आर्थिक सुधार और ग्रामीण बैंकिंग का ग्रामीण साख पर प्रभाव, ग्रामीण साख के स्रोत और समस्याएं, साथ ही साथ जितने भी संस्थागत साख है जैसे कि स्वयं सहायता समूह HG, इसके अलावा आपका सूक्ष्म वित्त क्या होते हैं, ये सभी बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वित्तीय सुधार, बैंकिंग सुधार और कृषि संबंधी सुधार, ये सभी के बारे में आपको जानना है। यहीं पे आपको औद्योगिक सुधार भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको श्रम सुधार भी है, यहाँ पे आपका भूमि सुधार भी हुआ है, बट ये दोनों आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। श्रम सुधार और भूमि सुधार नहीं पढ़ना है, ये सभी भी सुधार हुआ था। देखिए बहुत सारा सुधार हुआ था, क्या क्या, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ था, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुआ, कृषि संबंधी सुधार हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ, श्रम आधारित सुधार हुआ, भूमि क्षेत्र में सुधार हुआ। तो आपको औद्योगिक सुधार पढ़ना है, वित्तीय सुधार पढ़ना है, कृषि संबंधी सुधार पढ़ना है, बैंकिंग सुधार पढ़ना है। इसमें आपका श्रम सुधार और भूमि सुधार नहीं पढ़ना है, ये दोनों सिलेबस में नहीं है, आप बच गए। लेकिन ये सभी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना। इसी में आपको और क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक नंबर 25 में ही, टॉपिक नंबर 25 में ही आपको बताया गया है कि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुआ और उसका रूरल बैंकिंग इम्पैक्ट ऑन रूरल क्रेडिट पे क्या पड़ा, साथ ही साथ सोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि ग्रामीण साख का क्या क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या क्या सोर्स है, ये सभी पढ़ना है। इसके अलावा आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पढ़ना है, संस्थागत साख के बारे में पढ़ना है, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना है, लघु वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, नाबार्ड क्या है वो पढ़ना है आपको RRB के बारे में पढ़ना है, RRB क्या होता है, RRB के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ था, वित्तीय समावेशन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे टॉपिक नंबर 25 में। अब देखिए, वित्तीय सुधार से ही संबंधित है विदेशी पूंजी से सुधार संबंधी सुधार, अच्छा सॉरी, वित्तीय सुधार से संबंधित है विदेशी पूंजी से संबंधित सुधार। अच्छा, अगर आप जब फाइनेंशियल रिफॉर्म कीजिएगा ना तो आप फॉरेन कैपिटल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल टॉपिक नंबर 24 जो है वो 4 डायमेंशन में पढ़ना होगा, यानी कि 4 तरह का सुधार पढ़ना होगा, और सभी सुधारों से एक एक सुधारों से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक ना। क्या क्या पढ़ना है, पहला आपका वित्तीय सुधार, इससे क्वेश्चन बन सकता है फुल लेंथ क्वेश्चन। बैंकिंग सुधार, इससे एक फुल लेंथ क्वेश्चन बन सकता है। कृषि संबंधी सुधार, इससे एक फुल लेंथ क्वेश्चन बन सकता है। औद्योगिक सुधार, इससे एक फुल लेंथ क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तक क्लियर। ओवरऑल देखिएगा तो टॉपिक नंबर जो 24 है वो आपका आर्थिक सुधार से संबंधित है। आर्थिक सुधार
यानी कि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुआ था उससे, एलपीजी से संबंधित है। टॉपिक नंबर 25 जो है वो आपका वित्तीय सुधार से संबंधित है। टॉपिक नंबर 26 की ओर चलिएगा, तो टॉपिक नंबर 26 आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न क्षेत्रकों पर इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव, और भारत में एफडीआई और एफआईआई के मुद्दे, यानी कि विदेशी पूंजी के प्रवाह, यानी कि एफडीआई से संबंधित है टॉपिक नंबर 26। टॉपिक नंबर 27 देखिएगा, तो लिखा हुआ कृषि क्षेत्र के सुधार और समृद्धि पर इसका प्रभाव। तो कृषि क्षेत्र में भी सुधार हुआ था ना, बोले भी वित्तीय सुधार, बैंकिंग सुधार, कृषि क्षेत्र सुधार, औद्योगिक सुधार, ये सभी पढ़ना है आपको। तो टॉपिक नंबर 27 हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। टॉपिक नंबर 28 बोला गया था कि औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुआ था, तो टॉपिक नंबर 28 दे दिया है आपका औद्योगिक सुधार। टॉपिक नंबर 28, तो भारत में औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधार, औद्योगिक नीति के मुख्य बदलाव और इसका औद्योगिक विकास पर प्रभाव, और साथ ही साथ एसएमई और इसकी समस्याएं, और साथ ही साथ सुधारों के बाद भी अवधि में भारत के औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका, विनिवेश और सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, ये सभी इसमें पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 23 में आपका एलपीजी की प्रासंगिकता और आवश्यकता क्या था वो जानना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानना है, और इसका इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव क्या था वो सभी जानना है। एलपीजी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आपका डब्ल्यूटीओ, इन तीनों संस्थाओं के बारे में जानना है। और इस तरह से देखिएगा तो आपका ग्रुप सी भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। देखिए ग्रुप सी भी आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 टॉपिक ज़्यादा बड़ा है। एक तो आपका 24 नंबर टॉपिक में आपको एलपीजी रिफॉर्म क्यों हुआ था वो जानना है। इसके अलावा जितना भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जैसे कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक, ये सभी तीनों के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 25 में आपका बैंकिंग में रिफॉर्म पढ़ना है। टॉपिक नंबर 26 में आपका जो आपका बोला जा रहा है कि मतलब कि जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ये मतलब कि उदारीकरण हुआ था, तो उससे विभिन्न क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका एफडीआई इनफ्लो जो हो रहा है इसके बारे में भी पढ़ना है, एफआईआई के बारे में भी पढ़ना है। टॉपिक नंबर 27 में आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो होगा उसके बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 28 में आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो होगा उसके बारे में पढ़ना है, टॉपिक नंबर 28 में। और इस तरह से देखिएगा तो आपका ग्रुप सी भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ग्रुप सी भी कंप्लीट हो गया ना भाई, इसमें ज़्यादा अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा ग्रुप सी में भी। जिस तरह से हम बता रहे हैं ना सिलेबस को तोड़ तोड़ के, जो हम लोग को सर बताएं वही आपको बता रहे हैं। अगर आप इस तरह से देख लीजिएगा सिलेबस को एक बार ना, तो आपको सिलेबस का आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग ग्रुप सी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए हम लोग ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और टॉपिक नंबर 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि टोटल यहाँ पे भी 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक ग्रुप सी में है, 5 टॉपिक ग्रुप डी में है, लेकिन दोनों बड़ा बड़ा ही है, बहुत बड़ा बड़ा है। ग्रुप डी में देखें तो झारखंड की अर्थव्यवस्था है, यानी कि इकोनॉमी ऑफ झारखंड है। इसके अलावा इसके लक्ष्य, मुद्दे, चुनौती और रणनीति, यानी कि इसका फीचर्स, इशू, इसके चैलेंजेस और इसका स्ट्रेटेजी, ये सभी है यहाँ पे। अब देखिए टॉपिक नंबर 29 और जो 30 है वो आपका ग्रोथ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, यानी कि समृद्धि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ है कि ग्रुप ए में हम लोग जो भी 11 मतलब 12 टॉपिक पढ़े हैं उन सभी 12 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मतलब ग्रुप बी में 12 टॉपिक को यहाँ पर रेट कर सकते हैं झारखंड वाला में सेक्शन में। तो मीन्स ग्रुप ए का सभी टॉपिक ग्रुप डी के टॉपिक 29 और 30 में थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। 29 और 30 दोनों को मिलाकर जनांकी के लक्षण, झारखंड के जनांकी के लक्षण, जैसे हमारे भारत के जनांकी के लक्षण पढ़े थे वहाँ पे ग्रुप ए में, उसी तरह झारखंड की जनांकी के लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स ग्रुप डी में भी पढ़ना है टॉपिक नंबर 30 में। टॉपिक नंबर 31 और 32 की बात करें तो टॉपिक नंबर 31 जो है वो आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी से जो है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका ये सामाजिक ये डेवलपमेंट यानी कि विकासात्मक अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि टॉपिक नंबर 31 और 32 ग्रुप बी के सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ना होगा, और झारखंड के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा सा झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से इसको जोड़ना होगा। मीन्स कहने का अर्थ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे चुनौतियों को भी यहाँ पे ऐड करना होगा। 7 to 10 जेपीएससी में टॉपिक 31 और 32 दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो और टॉपिक नंबर 33 की बात करें तो टॉपिक नंबर 33 में हम लोग पढ़ना है झारखंड की पंचवर्षीय योजना, यानी कि झारखंड का 5 ईयर प्लान। इसके अलावा 10वीं और 11वीं जो भी पंचवर्षीय योजना आया था इसके दौरान क्या रणनीति था वो पढ़ना है। इसके अलावा आपका उपलब्धि पढ़ना है, जैसे कि टीसीएफ और
एसपी के बारे में पढ़ना है, झारखंड में पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी आया तो उसके बारे में पढ़ना है, और झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर आपका ग्रुप डी भी यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और कैसे कैसे इसको हम एक बार तोड़ के बताते हैं। देखिए, ग्रुप डी के बारे में देखते हैं, यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा हम 29, 30, 31 और 32, यहाँ पे 33, 31, 29 और 30 जो है वो पूरी तरीके से आपका 29 और 30 जो है वो पूरी तरीके से आपका ग्रोथ इकोनॉमी है, यानी कि ग्रुप ए से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ इकोनॉमी से। 31 और 32 जो है वो आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी यानी कि ग्रुप बी से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। और ग्रुप नंबर ये टॉपिक नंबर 33 जो है वो आपका पूरी तरीके से सभी से मिक्सअप है। इसमें आपका 5 ईयर प्लान भी पढ़ना है, इसमें आपका उपलब्धि पढ़ना है, टीएसपी का, एससी का, झारखंड में पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ये सभी आपका टॉपिक नंबर 33 में है, ठीक है ना। तो झारखंड का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, इसको भी आपको देखना ही पड़ेगा। तो इतना सारा पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर ये पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई, और इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा आपका ये कवर भी हो जाएगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं, ग्रुप इकोनॉमिक्स का सिलेबस टोटल 4 ग्रुप में डिवाइड है। ग्रुप ए बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, जिसमें टोटल जो है वो 12 को टॉपिक है। ग्रुप बी जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसमें टोटल 10 को टॉपिक है। ग्रुप सी इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसका नेचर और इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी है, ये भी यहाँ पे भी आपका 5 टॉपिक है। और इकोनॉमी ऑफ झारखंड, इसका फीचर्स, इसका इशू, इसका चैलेंजेस और इसका स्ट्रेटेजी, ये भी आपका दिया हुआ, इसमें टोटल 5 टॉपिक है। इस तरह से देखिएगा तो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो कवर करता है ये पेपर 5। और ये पेपर 5 अगर पूरा अच्छा खासा तैयारी कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा इसको भी बनता है मार्क्स उठाने का, ठीक है ना। तो ये सिलेबस डिस्कशन रहा आपका जेपीएससी मेंस पेपर 5 का। और इस तरह से अगर आप तैयारी करते जाइएगा ना तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग इसका सिलेबस डिस्कशन पूरा कर लिए हैं। अब जो है वो हम लोग इसके बाद सिलेबस डिस्कशन के बाद इसके आगे की तैयारी देखते चलेंगे, एक एक करके इसकी तैयारी करेंगे, करते हुए चलेंगे हम लोग, और फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। फिर पेपर 5 का सिलेबस डिस्कशन तो नहीं करना पड़ेगा, पेपर 5 का वो आपको पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा पेपर 5। तो पेपर 5 भी, सॉरी पेपर 6 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी क्लास वगैरह, तो सारा प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा आप लगातार। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।